कल मध्य प्रदेश का गठन पूरा कंप्लीट अपन ने देख लिया था। अब कंप्लीट देखा था तो बस नॉर्मली हल्का फुल्का मैं रिवीजन बता देता हूं कि आखिरकार मध्य प्रदेश का जो गठन हमने देखा था उस मध्य प्रदेश के गठन की क्या क्या चीजें हमने देखी थी। ठीक है, सबसे पहले इस गठन में मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिरकार 1947 के पहले, है ना, 1947 के पहले मैंने बताया था, फिर बताया था आपको 1947 के बाद यहां तक कि हमने चीजें समझी थी, और ये भी बताया था कि मैंने पढ़ना क्या है आगे चलकर, 1956 भी पढ़ना है के समय, एट द टाइम 1956, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, और 2000 के समय ये चीज हमें पढ़ना है। हम पहुंच गए थे कहां तक, यहां तक करके, और इसको भी अपन ने क्या कर लिया था, खत्म कर लिया था। 1947 के पहले हमने क्या देखा था, बिफोर 1947 के पहले तो हमने देखा था कि भैया 1818 के समय हमने क्या किया था, अंग्रेजों ने पहली बार भारत पर सत्ता की थी, मध्य प्रदेश क्षेत्र पर सत्ता की थी, मतलब मध्य भारत जो क्षेत्र है उस पर सत्ता की थी। और कौन कौन सा क्षेत्र, नागर अपना नर्मदा क्षेत्र और सागर क्षेत्र पर अधिकार इन लोगों ने कर लिया था। यहां तक की बात अपन ने समझी थी। उसके बाद हमारा दूसरा हमने देखा था कि आगे चलकर 1853 में 1853 में क्या हुआ था कि जो नागपुर क्षेत्र है उस नागपुर क्षेत्र पर हमारा क्या कर लिया था, अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। क्यों कर लिया था, इसका रीजन मैंने बताया था कि अंग्रेज लोग हड़प नीति चलाते थे। और हड़प नीति क्या थी हमारी, तो हड़प नीति के तहत एक आता था व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के नाम से जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स क्या बोलता है कि भैया दत्तक पुत्र रहेगा, उस दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं देंगे, अर्थात किसी राजा की स्वयं की संतान नहीं है तो उस कंडीशन पे उस रियासत को अंग्रेजों के अधीन मिलानी पड़ेगी। और इसी के तहत यहां पर देखा था कि जो नागपुर क्षेत्र है, इस नागपुर का राजा भी मैंने बताया था, नागपुर का राजा कौन था, तो हमने देखा था यहां पर राघोजी थर्ड, है ना, राघोजी हमारे थे, राघोजी की कोई संतान नहीं थी तो इस कंडीशन मिला दिया। फिर आगे चलकर हमने देखा था 1861 में जाकर क्या किया कि जो नागपुर क्षेत्र है, विदर्भ क्षेत्र है, महाकौशल क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर किसकी स्थापना कर दी, सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र की स्थापना कर देते, केंद्रीय प्रांत की स्थापना। केंद्रीय प्रांत में 4 संभाग थे और अपने कितने 18 जिले थे। उसके बाद हमने बात करी 1936 में बरार क्षेत्र को भी इनने क्या कर लिया था, अपने अधीन मिला दिया। ये कल की चीजें बता रहा हूं सारी, है ना। यहां पर बात करेंगे, फिर हमने सारी चीजें 1947 तक पहुंच गए। हमने मध्य प्रदेश को फिर क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, मध्य प्रदेश का गठन किया, कितने आधार पर बांट दिया, पार्ट ए, पार्ट बी, और हमने किस में बांट दिया था, पार्ट सी। और एक और पार्ट डी भी आता है, लेकिन वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, उससे कोई लेना देना हमारा मध्य प्रदेश से नहीं है। हमने पार्ट ए का नाम देख लिया था, पार्ट बी का नाम देख लिया था, पार्ट सी का नाम क्या था, राजधानी क्या थी, रियासत कितनी थी, कौन सा प्रमुख हुआ करता है, कौन सा प्रमुख नहीं हुआ करता, यहां तक पूरी जानकारी अपन ने देख ली थी। अब आगे जाकर ये कंडीशन बनी कि जब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हमारे बन गए तो फिर क्या संभावना हमारे देश में बनी थी, क्या कंडीशन हमारी बन रही थी कि लोग जो थे देश के लोग, अब हम आगे की बात करते हैं कि 1947 के बाद आखिरकार क्या कंडीशन बनी। ये हमारा ग्रेट इंडिया, ये उस समय भी हमारा ऐसे कैसे ही था, सेम, है ना। अब एक चीज और मैं बताना भूल गया था कल, वो मैं बता देता हूं आपको, बता ही देता हूं। देखो, हमने यहां पर देखा था कि जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है, ये हमारा मध्य प्रदेश आता है इस तरफ, ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश। देखो, ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वो यहां से, ये मध्य प्रदेश का हमारा भाग बता देते हैं, लेकिन यहां पर आता था विदर्भ, यहां पर आता, यहां पर विदर्भ, यहां पर बरार, और ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र, ये सब हमने बांट दिया था इसको अलग अलग पार्टों में। हमने पार्ट ए भी पूर्ण रूप से आपको बता दिया था कि पार्ट ए कौन सा होगा, तो पार्ट ए हमारा ये वाला भाग हमारा पार्ट ए होगा पूरा इस तरफ का, और यहां पर अपन ने बांट दिया था कि ये वाला पार्ट बी होगा। लेकिन एक चीज आपको मैं कल बताना ये भूल गया था कि यहां पर जो भोपाल आता है, ये भोपाल, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, कब की बात है, 1947 के समय, 1947 के समय में देश आजाद हुआ, उस समय हमारा जो भोपाल है ना, वो भोपाल स्वतंत्र नहीं हुआ था। भोपाल स्वतंत्र नहीं हुआ था, भोपाल को बाद में हमने स्वतंत्र किया था। कब स्वतंत्र किया था, तो याद रखना कि इसको हमने किया था जून
1947 को, सॉरी 49 को। जून 1949 को हमने क्या कर दिया था, इसको स्वतंत्र किया था, ठीक है। या 1 जून को हम बता देते हैं, 1 जून 1947 को हमने स्वतंत्र किया था। आखिरकार एक बात आपसे पूछ लेता है कि जो भोपाल क्षेत्र था, इस भोपाल क्षेत्र का रूलर कौन था, शासक कौन था, राजा कौन था? क्योंकि हमारी कुछ रियासत थी जो देश आजाद होने के बाद भी स्वतंत्र नहीं हुई थी। हैदराबाद रियासत हो गया, उसके बाद भोपाल हो गया, जम्मू कश्मीर क्षेत्र हमारा हो गया, ये हमारी स्वतंत्र नहीं हुई थी। तो यहाँ का जो शासक था हमीदुल्ला खां। हमीदुल्ला खां थे, और हमीदुल्ला खां जो थे वो भोपाल के अंतिम नवाब हम बोल देंगे, अंतिम नवाब, है ना, अंतिम हमारे थे। तो अंतिम नवाब कौन से बोल देंगे, भोपाल के ये। जब इन्हीं से क्या किया, आगे जाकर 1947 में भोपाल को स्वतंत्र किया, तो बात ही करता है कि आखिरकार भोपाल को पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी किसके अंतर्गत इसको रखा गया था। तो याद रखना, भोपाल को पार्ट सी में शामिल किया गया था, लेकिन अलग से। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पार्ट सी होता था, उस पार्ट सी में हमने कंट्रोल करने वाला देखा था शंभुनाथ शुक्ला। तो याद रखना कि जो भोपाल है ना, उस भोपाल को किसमें सम्मिलित किया गया, हमारा पार्ट सी में। लेकिन पार्ट सी में कैसे सम्मिलित किया गया, अलग से। मतलब पार्ट सी तो था, और उस पार्ट सी का एक और भाग बना दिया, कौन सा, ए। ऐसे करके हमारा सम्मिलित कर दिया, पार्ट ए का भाग हमारा बना दिया। और यहां पर जितने भी मंत्रिमंडल थे, जैसे हमने पार्ट ए बी सी का सबसे अलग अलग सीएम देखे थे, ऐसे कैसे जो यहां पर भोपाल का पार्ट सी ए है, इसका भी हमारा क्या होगा कि जो सीएम होगा वो कैसा होगा, अलग। जो सीएम होगा, कंट्रोल करने वाला रहेगा, वो कैसा रहेगा, हमारा अलग रहेगा। जैसे आपसे एक प्रश्न बनेगा कि भोपाल का प्रथम और अंतिम, भोपाल का प्रथम व अंतिम सीएम, भोपाल का प्रथम, क्योंकि एकमात्र बना, उसके बाद सबने मिला दिया था इसको। तो भोपाल का प्रथम और अंतिम सीएम की बात करें तो किसको बता देंगे, शंकर दयाल, शंकर दयाल शर्मा। कौन से बता देंगे, शंकर दयाल शर्मा, जो कि कहां के रहने वाले हैं, भोपाल के। आगे चलकर यही व्यक्ति क्या बना था, राष्ट्रपति। क्या बना था, राष्ट्रपति। कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने, 9वें नंबर के, ठीक है। तो 9वें नंबर के राष्ट्रपति हमारे बने थे। पूरी जानकारी, इसके पहले ये क्या थे, हमारे उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे, ठीक है। जब राष्ट्रपति मैंने याद करवाए थे, उस समय ये भी आपको बताया था शंकर दयाल शर्मा के बारे में, ठीक है। तो यहां से ये तो हमने जानकर देख ली कि भोपाल जो था, भोपाल को यहां पर, अब इस समय भोपाल में जो रूल कर रहे थे ना, वो महिलाएं रूल कर रही थी। भोपाल पे जो शासिका थी, वो हमारी पूरी महिला ही शासिका हमारा पूरा रूल कर रही थी। जैसे कुदिशिया बेगम हो गया, सिकंदर जहां बेगम हो गया, उसके बाद शाहजहां बेगम हो गया, सुल्ताना बेगम हो गया, है ना। ऐसे करके हमारी जो महिला है वही हमारा रूल कर रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो हमने देख लिया भोपाल को स्वतंत्र करवा दिया, भोपाल को अलग से पार्ट सी के अंतर्गत रख दिया। ये बात बहुत बार पूछा है कि भोपाल को किसके अंतर्गत रखा था, पार्ट सी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली हम पीछे आते हैं, क्या मैं समझाना चाह रहा था कि जैसे हमारा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों हमारे इससे बढ़ गए। फिर उसके बाद क्या कंडीशन बटी कि जो जनता है यहाँ की, यहाँ के लोग है ना, वो लोग चाहते थे कि जो गठन होगा ना, वो गठन किस आधार पर होगा। जनता का क्या कहना था, हम सबसे पहले वो समझते हैं कि जनता चाहती थी कि जो आधार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, भाषाई आधार होना चाहिए। लिंग्विस्टिक बेस्ड, है ना, भाषाई आधार होना चाहिए। लेकिन आगे चलकर हमने क्या किया कि हमारा संविधान संविधान तो चली रही थी, प्रोसेस उसकी चली रही थी, लेकिन एक हमारा व्यक्ति था जिसका नाम था एस के धर। क्या नाम था, एस के धर। एस के धर हमारा एक व्यक्ति था, और इसी एस के धर की अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन बन गए, एस के धर। इन्हीं एस के धर की अध्यक्षता में एक कमीशन बना, एक आयोग बना, और आयोग को क्या नाम दे दिया, हमारा एक आयोग बना था, और आयोग को क्या नाम दे दिया अपन ने, धर आयोग। धर आयोग, जिसे क्या बोल सकते हैं हम, धर कमीशन।
इसकी स्थापना की गई, धर कमीशन। कब स्थापना की गई? जून 1948 में। अब देखो कि ये चीजें सारी कहां पर आती है कि जब राज्य पुनर्गठन हम पढ़ेंगे, राज्यों का गठन कैसे हुआ, उसमें पूरी की पूरी जानकारी अपन पूरा डिटेल है। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश से जितना संबंधित है वो देखेंगे अपन, कौन सा राज्य कब बना था, वो राज्य पुनर्गठन की बात तो पूरी की पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो स्थापना की, धर आयोग बना, इस धर आयोग का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य हमारा क्या था? तो उद्देश्य इसका था हमारा राज्यों का गठन। जो स्टेट है और स्टेट को क्या करना? ऑर्गेनाइज करना, या रीऑर्गेनाइज्ड हमारा बोल दे तो आपसे पूछेगा धर आयोग का उद्देश्य क्या था? राज्यों का गठन से संबंधित, या कौन सा आयोग किससे संबंधित, ऐसा प्रश्न बनता है हमारा। तो जो धर कमीशन है वो राज्यों के गठन से संबंधित हमारा था। यह आयोग बना, अब आयोग बना तो कुछ ना कुछ उद्देश्य से तो बना ही होगा, कुछ ना कुछ तो इसका उद्देश्य होगा। आखिरकार उद्देश्य क्या है, तो हम उस उद्देश्य को समझते हैं कि इसने क्या किया कि अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, अपनी रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट में क्या बात की गई उसको देखते अपन। रिपोर्ट में इसने कहा कि राज्यों का गठन का आधार, राज्यों के गठन का जो आधार होगा वो कैसा होगा? प्रशासनिक आधार होगा। मतलब राज्य का जो गठन होगा वो किसके बेस्ड होगा? प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड। ठीक है, अब बात हमारी क्या है कि इन्होंने बोल दिया कि राज्यों का गठन का जो आधार होगा वो प्रशासनिक होगा, ना कि भाषाई आधार, ना कि लिंग्विस्टिक बेस्ड। सिंपल सी बात है कि धर आयोग ने क्या कहा था? धर आयोग ने बोल दिया कि अगर हम बेस रखेंगे राज्यों का गठन का तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड रखेंगे, ना कि हम कैसे लिंग्विस्टिक बेस्ड। हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया भाषा के आधार पर करेंगे तो देश के ज्यादा से ज्यादा अपने टुकड़े हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा टुकड़े किस होंगे? मद्रास क्षेत्र, बांग्ला क्षेत्र, तमिल क्षेत्र, मलयालम क्षेत्र, उसके बाद गुजराती अलग, मराठा अलग, ऐसे करके बहुत सारे देश के टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना था। इसका लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सरकार चलाने वाले थे, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया था, वो लोग चाहते थे कि ऐसा हम नहीं करेंगे। लेकिन आगे चलकर आप लोग बताओ कि जब इनने बात की प्रशासन की और जनता चाहती है किस आधार पर हमारा हो? भाषा के आधार पर। जब भैया जनता के विरोध में अगर कोई सरकार जाती है तो फिर हमारा क्या होता है? जनता में आक्रोश पैदा होता है। जनता ने यहां पर क्या कर दिया? आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। जनता इसके विरोध में आ गई, जनता इससे खुश नहीं थी, जनता के बीच में हमारा संतोष नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया कि चलो ठीक है, फिर धर आयोग ने हमारे एक बोल दिया कि ठीक है भैया हम लागू नहीं कर रहे इसको, हम नहीं करेंगे, थोड़ी शांति रखिए, हम क्या करते काम करते इसकी जांच कर लेते। तो यहां पर आगे चलकर क्या हुआ कि जो धर कमीशन था इसकी जांच की गई। जांच की गई कि आखिरकार ये धर कमीशन जो प्रशासनिक आधार बोल रहा है ये सही है क्या या नहीं है ना? जो लिंग्विस्टिक बेस्ड हमारा निर्माण कर रहा है ये सही है या नहीं है? सॉरी, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड जो निर्माण करने का बात कर रहे हैं वो सही है या नहीं है? तो फिर क्या हुआ कि इसकी जांच के लिए कमीशन बैठा है, एक जांच के लिए हमारी क्या बैठा दी? एक कमेटी बैठा दी। जांच के लिए एक कमेटी बैठाई है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे कि जो धर आयोग था, धर आयोग की जांच की गई। अब धर आयोग की जो जांच करने वाला था वो एक समिति बनाई हमने, कौन सी? जेवीपी समिति। जेवीपी समिति मतलब अपना एक जेवीपी कमेटी बना दी, और इस कमेटी में हमारे कितने सदस्य थे अपने? तो 3 सदस्य। कितने सदस्य थे? 3। 3 सदस्य में हम बात करें कि 3 सदस्य में जैसे याद रखेंगे अपन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे हमारे वी से याद रखेंगे वल्लभ भाई। वल्लभ भाई पटेल, ये बोल दू सरदार वल्लभ भाई पटेल।
और उसके बाद पी से याद रखेंगे हमारा कौन सा, पट्टाभी सितार मियां। सुभाष चंद्र बोस जी जो देश छोड़ के गए वो किसके कारण से छोड़ के गए, पट्टाभी सितार मियां। क्योंकि हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन में चुनाव लड़ा गया था अध्यक्ष पद के लिए, पट्टाभी सितार में की हार हुई थी और हार को गांधी जी ने स्वयं की हार मानी थी, गांधी जी ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया था, तब सुभाष चंद्र बोस जी पार्टी छोड़कर सिंगापुर चले गए थे। तो ये 3 व्यक्ति है, इन 3 व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई कि आखिरकार जांच कर लेंगे आखिरकार ये समिति बनी कब थी, तो बनी थी दिसंबर 1948 के समय यह समिति बनी। और समिति ने क्या किया कि पूर्ण रूप से जांच पड़ताल की, जांच पड़ताल करने के बाद इन लोगों ने क्या कर दिया, जुलाई 1949 के समय क्या कर दिया हमारा कि रिपोर्ट पेश की अपनी, क्या कर दिया अपनी रिपोर्ट। जिस प्रकार धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भेजी थी कि हम प्रशासनिक आधार पर बनाएंगे, वैसे ही इस जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की कि हम ये चाहते भैया कि हमने ये निष्कर्ष निकाला। अब इन निष्कर्ष क्या निकाला था इस रिपोर्ट में, तो इनने क्या किया था, समर्थन, क्या कर दिया था, समर्थन किया था। समर्थन का मतलब हमारा बोले तो एक प्रकार से क्या किया था, सपोर्ट किया था, है ना। किसका सपोर्ट किया, कि धर आयोग का सपोर्ट किया, कि धर आयोग जो बोल रहे बिल्कुल सही बोल रही है ना। तो इन्होंने भी यही कहा, या तो बोल दूं कि इसका समर्थन किया, या इनका भी जो आधार था राज्यों के संबंधित, जो राज्यों के गठन से संबंधित जो आधार था वो कैसा था, प्रशासनिक, प्रशासनिक आधार। राज्यों के गठन का आधार कैसा बता दिया, प्रशासनिक बताया। और इन्होंने मना कर दिया कि ना कि कैसा होना चाहिए, ना कि भाषाएं। ठीक है, अब बताओ कि सरकार चाहती है प्रशासनिक, देश चाहता है जनता, जनता चाहती है भैया भाषा के आधार पर हो। दोनों के विपरीत हमारी बात चल रही थी। अब जैसे विपरीत बात चली तो कंडीशन क्या घटित होगी कि जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा वहां तक आगे नहीं बढ़ सकती सरकार। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ये अंदर अंदर अपनी खिचड़ी पकती रही। आगे चलकर एक कंडीशन ऐसी घट गई कि हमारा मद्रास क्षेत्र हुआ करता था, समझना, अगले पेज पे देखते हैं अपन। मद्रास क्षेत्र हमारा होता था। मद्रास क्षेत्र कौन सा, हमारा साउथ इंडिया का एक क्षेत्र हमारा, ये हमारी मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें बेस थोड़ा सा जरूरी है हमारा कि कहां से क्या चीज हुई, कि ये हमारा मद्रास क्षेत्र हमारा होता था, मद्रास। इस मद्रास क्षेत्र से ये वाला जो क्षेत्र है ना ऊपर, ये कौन सा क्षेत्र है, आंध्रा, आंध्रा क्षेत्र। तो मद्रास क्षेत्र से आंध्रा क्षेत्र को अलग करने के लिए यहां पर एक व्यक्ति था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदस्य, जिसका नाम था रामुलु, रामुलु पोट्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सदस्य था रामुलु पोट्टी। इस रामुलु पोट्टी चाहता था कि मद्रास क्षेत्र से आंध्रा क्षेत्र हमारा अलग हो। इस आंध्र, अब जब तक सरकार नियम कानून नहीं बना देगी वहां तक रूल चेंज नहीं हो सकता। अब नियम कानून जैसे बनेगा तो ही हमारा रूल चेंज करेंगे, अन्यथा रूल चेंज नहीं होगा। और चेंज होगा तो देश में हर लोग मांग करेंगे कि हमारा राज्य अलग होना चाहिए, हमारा अलग होना चाहिए। तो इनने क्या किया, 56 दिन तक, 56 दिन तक अनशन किया और 56वें दिन इनकी क्या हो गई, मृत्यु, है ना, मौत हो गई। और मौत जैसे ही हुई उसके बाद से जो आंदोलन है, आंदोलन जो आंध्र क्षेत्र में है, वो आंदोलन क्या हो गया, ज्यादा भड़क गया, आंदोलन बढ़ा। और आंदोलन बढ़ा तो यहां पर क्या किया कि इस कंडीशन में जो सरकार है, सरकार में जो पीएम बैठे थे हमारे, कौन बैठे थे, नेहरू जी, नेहरू जी है। और नेहरू जी ने क्या किया, निर्णय लिया, अगर निर्णय नहीं लेते नेहरू जी तो और ज्यादा आंदोलन हमारा भटकता, बढ़ता, और बढ़ता तो हमारा क्या कंडीशन ज्यादा होती। तो नेहरू जी ने निर्णय लिया और भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य। तो भाषा के आधार पर जो फर्स्ट स्टेट बना था अपना, वो कौन सा बना था, तो हम याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य बना। और कब बना, तो याद रखेंगे 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 के समय आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बन गया, किससे अलग होके, तो हम याद रखेंगे कि जो मद्रास क्षेत्र है, इस मद्रास क्षेत्र से अलग होकर बना था। आंदोलन किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, नेहरू जी ने निर्णय लिया, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना दिया। अगर दूसरा स्टेट बताऊं कि भाषा के आधार पर कौन सा, बता देंगे अपन, तो तमिलनाडु, है ना। लेकिन दूसरा नहीं पूछता, आपसे पहले ही पूछेगा कि भाषा के आधार पर राज्य कौन सा है जो बना था।
देखो यहां तक तो हमारी बात समझ में आएगी। अब आगे चलकर क्या हुआ हमारी कंडीशन, तो कंडीशन ये बनी हमारी कि मध्य प्रदेश में भी हमारे गठन की बात चली, मध्य प्रदेश में विरोध ज्यादा बड़ा था, लेकिन अब हम इसको आसान करना चाहते थे। आसान कैसा कि यहां पर एक समिति बनी थी, उस समिति का याद रखना फजल अली, फजल अली समिति, ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित थी हमारी। एक फजल अली कमेटी बनी, वो फजल अली कमेटी की स्थापना आपसे पूछे तो 1953 के समय हमारी फजल अली कमेटी की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य भी क्या था, राज्यों का गठन, राज्यों का गठन करेंगे। और इसमें सदस्य कितने थे, तो एक हमारा हुआ करता था अध्यक्ष, और हमारे बाकी के क्या होते थे इसके सदस्य। सदस्य कितने बता देंगे, दो। अध्यक्ष स्वयं कौन थे, फजल अली, फजल अली इसके हमारे अध्यक्ष थे। और सदस्य में था के एम पाणिकर, के एम पाणिकर, हमें फुल फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, के एम पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। के एम पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू हमारे, है ना। तो दो सदस्य थे, तीन सदस्य समिति बनी। और ये समिति का जो आधार था, इस समिति का जो उद्देश्य था, उद्देश्य हमारा याद रखना कि क्या उद्देश्य था, कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। इन्होंने कोई आधार नहीं बनाया कि हम प्रशासनिक आधार बनाए या कुछ भी, इनका उद्देश्य था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे। आगे चलकर इसी के रिकमेंड पर या इसी की सिफारिश पर एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। तो बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि आखिरकार किसके रिकमेंड पर, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, इसे बोल दूं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की हमारी स्थापना की गई, किसके रिकमेंड पर, किसकी सिफारिश पर की गई, फजल अली समिति की सिफारिश पर। इसकी ये डेट और तारीख दोनों याद रखना कि कब स्थापना की गई थी, 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर 1953 में, 29 दिसंबर 1953 में इसकी स्थापना की गई। अब जो फजल अली जो आयोग है, इस आयोग का उद्देश्य क्या था, तो वो सेम आयोग, सेम उद्देश्य था कि हम राज्यों का गठन तो करेंगे, लेकिन किस आधार पर करेंगे, भाषा के आधार पर। इस चीज को, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बहुत सारे समय लग गया था। डायरेक्ट हमारा ऐसा नहीं कि राज्यों का गठन कर दिया था, ये प्रोसेस चल रही थी। राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया, अपनी बार बार सिफारिश चलने जा रहा था, लेकिन आगे जाकर इसने फाइनली अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश की अपनी 30 दिसंबर को 1955, 30 दिसंबर 1955 में अपनी पूर्ण रूप से रिपोर्ट पेश कर दी। और रिपोर्ट पेश करी और आगे चलकर यही रिपोर्ट क्या हो गई हमारी, पास, है ना। पास बोल दूं या रिपोर्ट को बोल दूं मैं, पारित हो गई, है ना। तो जैसे हमारी पास हुई, पारित हुई, तो क्या बोल दिया गया कि आप राज्यों का गठन कर सकते हो, किस आधार पर, भाषा के आधार पर। इसी के आधार पर हमने आगे चले और आगे चलकर किसकी स्थापना कर दी, हमारी मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का गठन किया गया। मध्य प्रदेश का गठन हमारा कब किया गया, तो हम याद रखेंगे 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956 में। और किसकी सिफारिश पर, तो हम याद रखेंगे फजल अली की सिफारिश पर, उसके साथ किसके द्वारा, कि राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसने हमारे मध्य प्रदेश की गठन किया था। ठीक है। अब देखो कि यहां से हृदयनाथ कुंजरू, के एम पाणिकर, ये सदस्य याद रखना भाषा के आधार पर। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया 29 दिसंबर 1955 में। हमने क्या कर दिया कि इसके गठन किया और रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट पेश करने के पारित हो गया और मध्य प्रदेश का गठन। अब कंडीशन ये देखेंगे आखिरकार जब मध्य प्रदेश बना, उस समय देश में कितने राज्य थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, और आखिरकार कितने जिले मध्य प्रदेश में हमारे थे, और क्या क्या परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ, ये हम चीजें देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया, 1 नवंबर 1955
1956। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी कितनी तारीख को हुई थी? 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। जब मध्य प्रदेश बना ना, उस समय मध्य प्रदेश में अगर मैं जिलों की बात करता हूं कि जिले कितने थे मध्य प्रदेश में, तो याद रखेंगे कितने? 43। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहां पर जो संभाग है, संभाग की बात करें डिवीजन, तो कितने बताते हैं? 8 संभाग इसके अंतर्गत होते थे। 8 से हम 12 से छत्तीसगढ़ का विभाजन करेंगे, सारी कंडीशन देखेंगे। तो ये हमारे थे। और जब हमारे ये बना था ना, उस समय अगर मैं देश की बात करूं, अगर भारत की बात करूं, तो भारत में मध्य प्रदेश को मिलाकर कितने स्टेट हुआ करते थे? राज्य। तो हम याद रखेंगे कितने राज्य? 14। उसके बाद आपसे बात करें कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, अगर बात करूं, केंद्र शासित प्रदेश, उस समय केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो हम याद रखेंगे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय थे जब मध्य प्रदेश बना था। और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हम बता देंगे कितनी? 43 जिले थे। उसके बाद 8 डिवीजन हमारे हुआ करते थे मध्य प्रदेश बना जब। अब आखिरकार ये हमारी कंडीशन देखी, लेकिन मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ, के कौन कौन सा परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन हम देखते हैं। डायग्राम से भी देख सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके प्रथम सीएम, प्रथम सीएम किसको बनाया गया? पंडित रविशंकर शुक्ल को। पंडित रविशंकर शुक्ल हमारा बनाया गया। उसके बाद यहां पर एक प्रश्न बन जाएगा, प्रथम राज्यपाल, प्रथम गवर्नर कौन था? पट्टाभी सितार मियां। ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अध्यक्ष कौन बने थे पता है? कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे इसके हमारे क्या बने थे? अध्यक्ष। उसके बाद आपसे पूछ सकता है प्रथम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बना था पता है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये हमारा नॉर्मली फैक्ट है हमारा। पंडित रविशंकर शुक्ल, पट्टाभी सितार मियां, कुंजीलाल दुबे। गलत बता दिया गया? क्या हो गया फिर? दूसरी बात फंस रहे हैं? यहाँ इधर फ्लो बिगड़ जाएगा नहीं तो मेरा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब देखो मध्य प्रदेश से परिवर्तन क्या हुआ, वो परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में परिवर्तन, मध्य प्रदेश में परिवर्तन की बात करते हैं तो 3 परिवर्तन हुए। 3 परिवर्तन डायग्राम से भी देख सकते हैं और हम ऐसे भी देख लेंगे। पहला परिवर्तन भी लिखता जाऊंगा और इधर मैं डायग्राम से भी आपको समझाता जाऊंगा। हमारा ग्रेट मध्य प्रदेश छोटा सा ही बना लेता हूं। अभी वर्तमान में हमारा ग्रेट मध्य प्रदेश ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करें कि इसमें हमारा ये वाला पार्ट भी जुड़ा हुआ रहेगा। ये वाला पार्ट हमारा मध्य प्रदेश में
जुड़ा रहेगा, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना, अब इसको हम क्या कर देंगे अलग। जो यहां पर ये पार्ट है और यहां पर जो पार्ट है ना, इस पार्ट को क्या कर देंगे अलग। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? मराठा लैंग्वेज बोली जाएगी। मराठा बोली जाएगी तो हमारी, तो हम क्या कर देंगे इनको अलग। कौन सा क्षेत्र था यहां पर? नागपुर या विदर्भ। और यहां पर कौन सा क्षेत्र था? बरार। एक नागपुर और बरार क्षेत्र को अलग कर देंगे। बाकी का हमारा जो मध्य प्रदेश बचेगा, यहां से यहां तक मध्य प्रदेश हमारा, छत्तीसगढ़ भी हमारा ये अस्तित्व हुआ करता था। सबसे पहला परिवर्तन और सबसे बड़ा परिवर्तन बात करूं कि मराठा भाषा के 8 जिले महाराष्ट्र में मिलाए गए, है ना। पहला परिवर्तन ये हो गया। अब बात आती है कि कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि मराठी भाषा में 8 कौन कौन से जिले हमारे हैं, तो वो भी अपन बता दें। मैंने पहले बताया वैसे कि नागपुर के अंतर्गत जो आते थे ना, नागपुर एक संभाग हुआ करता था, डिवीजन, वो हमारा, इसके अंतर्गत पहला हम जिला बता देंगे कौन सा? नागपुर। दूसरा जिला कौन सा बता देंगे? वर्धा। तीसरा जिला कौन सा बता देंगे? चांदा। चौथा जिला कौन सा बता देंगे? भंडारा। कौन कौन से जिले हैं? नागपुर, वर्धा, चांदा और भंडारा। नागपुर, चांदा और भंडारा। वर्तमान में अभी भी महाराष्ट्र में नागपुर, चांदा, भंडारा चारों के चारों जिले प्रेजेंट है, जो कि नागपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम चले कि बरार क्षेत्र के कौन से मराठी भाषा के स्टेट थे, तो हम याद रखेंगे कौन से जिले हमारे, तो यहां पर याद रखेंगे सबसे पहले अकोला। कौन सा? अकोला। उसके बाद याद रखेंगे हमारा कौन सा? बुल्ढाना। कौन सा याद रखेंगे? बुल्ढाना। उसके बाद कौन सा? अमरावती। अमरावती, और अमरावती के साथ साथ एक याद रखेंगे यवनमाल। तो ये 8 जिले थे हमारे, मतलब बरार के अंतर्गत आते थे अकोला, बुल्ढाना, अमरावती और यवनमाल। अकोला, बुल्ढाना, अमरावती और यवनमाल। नागपुर, वर्धा, चांदा और भंडारा, ये 8 जिले थे जो हमने किसको दे दिए थे? महाराष्ट्र को मिला दिए गए। तो डायग्राम से भी समझ में आ गया और यहां से भी समझ में आ गया कौन सा क्षेत्र में परिवर्तन किया। दूसरा परिवर्तन हमारा हुआ था कि राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया। अब देखो, इतना बड़ा फैक्ट लिखा ना मैंने, इतनी बड़ी लाइन नहीं होती। डायग्राम का फायदा बताता हूं, डायग्राम का क्या फायदा है। ये चीजें और एक ही चीज आसान में समझ में आ जाएगी। एक बात बताओ कि ये हमारा कौन सा स्टेट आता है, और राजस्थान का यहां पर जिला कौन सा आ गया, और यहां पर मध्य प्रदेश का एक जिला आता है कौन सा? विदिशा जिला। हमने क्या किया कि राजस्थान का विदिशा जिला है, और इस विदिशा जिले से हमने क्या करी, एक तहसील को यहां पर लिया है। कौन सी तहसील? सिरोंज तहसील। अब एक बात बताओ, क्या फैक्ट लिखा मैंने? कुछ भी नहीं लिखा। समझ में आया ना? राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया। यह दूसरा परिवर्तन हमारा हुआ था। ठीक है, तो अब यहां पर बहुत सारी ऐसे फैक्ट आते हैं कि सर कोटा यहाँ, विदिशा यहाँ, बीच में हमारा आता है गुना, बीच में राजगढ़ आता है, यहां पर कैसे हो सकता है ये? तो भैया ऐसा है कि कोई भी राजा है, सबका अधिकार मान लो यहां पर रूल कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ अधिकार इस क्षेत्र में भी हो सकता है ना। तो राजस्थान का जो कंट्रोल कर रहा था, राजस्थान कंट्रोल कर रहा विदिशा क्षेत्र को, तो उस विदिशा क्षेत्र को पूर्ण रूप से हमारा कंट्रोल किसके कंट्रोल में ले लिया? मध्य प्रदेश वालों ने मध्य प्रदेश के कंट्रोल में ले लिया था। तीसरा परिवर्तन हम देखेंगे कि यहां पर जो सिरोंज तहसील आती है, सॉरी अपना आता है मंदसौर, यहां पर आती है मंदसौर। अब एक चीज याद रखना कि इस समय मंदसौर ही था, इस समय नीमच नहीं था। नीमच कहां पर आएगा? यहां पर। कब? 1998 के समय नीमच को बनाएंगे, इसके पहले नीमच अपना नहीं था। तो इस मंदसौर जिला है ना, इस मंदसौर जिले का एक क्षेत्र होता है, मंदसौर जिले का एक तहसील भी बता देता हूं। मंदसौर जिले की एक तहसील है जिसे बोलते हैं भानपुरा।
कौन सी तहसील? भानपुरा तहसील। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का यहां पर एक क्षेत्र होता है जिसे बोलते हैं सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा। तो मंदसौर जिले का एक सुनेल टप्पा एक क्षेत्र है, उस सुनेल टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया। कहां पर मिला दिया गया? राजस्थान, और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। अर्थात हमने राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में लिया और हमने मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा राजस्थान को दे दिया। एक राजस्थान से लिया और दूसरा राजस्थान को दे दिया। तो तीसरा हम परिवर्तन देखेंगे, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा राजस्थान बांसवाड़ा में शामिल किया गया। बात समझ में आई? ये तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुए थे। सबसे पहला परिवर्तन क्या याद रखेंगे कि मराठी भाषा के 8 जिले महाराष्ट्र क्षेत्र को दिए गए, जिसमें से कौन सा आता है? नागपुर आता है, वर्धा आता है, चांदा आता है, भंडारा आता है। उसके अलावा कौन सा आएगा? तो हमारा आएगा अकोला, बुल्डाना, अमरावती और यवनमाल। ये 8 जिले हमने किसको दे दिए? मराठी भाषा के महाराष्ट्र को। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि राजस्थान है, राजस्थान का कोटा जिला और कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के कौन से जिले में शामिल किया गया? विदिशा जिले। तीसरा परिवर्तन क्या हुआ कि हमारा मंदसौर जिले की तहसील कौन सी? भानपुरा, और भानपुर तहसील का भानपुरा है ना, भानपुरा कर लेना इसको, भानपुरा तहसील, और भानपुरा तहसील का हमारा सुनेल टप्पा राजस्थान क्षेत्र में। और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र में? तो अगर याद भी रखना तो बांसवाड़ा जिला है, इस बांसवाड़ा जिले में हमने शामिल कर दिया गया था। इतनी चीज आप लोगों को शायद नॉर्मली समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो भैया कोई दिक्कत नहीं, भगवान भरोसे तो है ही से हम। ये 3 परिवर्तन हो गया। अब हमारा मध्य प्रदेश की इस समय की नॉर्मली स्थिति समझने की बात करते हैं, लेकिन हमें वर्तमान कंडीशन से मतलब है, इस स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर भी मन नहीं मानता मेरा, इतना बेचैन भी नहीं होना चाहिए मन, है ना। मुझे लगता है क्या नहीं, बच्चों को नॉलेज होना चाहिए, इतना लगन से पढ़ोगे तुम लोग। कैमरा लगा हुआ है सर, वो तो है ना, बस हमारे हाथ और मुंह सब रुके हुए हैं अभी, है ना। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हथियार यूज करना पड़ेगा ना शांत करने के लिए तुम्हें। देखो ये हमारा मध्य प्रदेश, ये पूरा मध्य प्रदेश था। मैं अलग इसलिए बनाता हूं कि अगर मैं इसको अलग करके बनाया तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा ये। अब ये छोटा नहीं हो सकता है, कर देंगे इसको छोटा, वाइड दिखेगा बैकग्राउंड लेकिन चलेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो ये हमारा है, इतना बड़ा क्षेत्र था। तो आपसे सबसे पहले एक प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल वर्तमान का नहीं, जब मध्य प्रदेश बना था उस समय, तो याद रखेंगे यहां पर 44,3 और 44,6 याद रखेंगे, 44,3 और 44,6 किलोमीटर स्क्वायर याद रहेगा। 44,3 44,6 या 44,34,46 44,34,46 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पूरा मध्य प्रदेश फैला हुआ था, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य था। देश का सबसे बड़ा राज्य कब तक था? तो 2000 तक। 2000 के बाद पार्टीशन किया, छत्तीसगढ़ को हमने अलग कर दिया, उसके बाद से छोटा हो गया। तो ये अब तो हमने देख लिया 44,3 44,6 याद रहेगा, 44,3 44,6। अगर वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में कितना क्षेत्रफल है, वर्तमान में याद रखेंगे हमारा तो 30,82,52 कितना बताते हैं, 30,82,52 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। बाकी का जो है हमने 13,22,49 एरिया किसको दे दिया? छत्तीसगढ़ को।
13/22 अपन आगे चल कर देखेंगे इतना किलोमीटर क्षेत्रफल जैसे छत्तीसगढ़ को दिया तो मध्य प्रदेश में हमारा 30/82 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हमारा बच गया। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि आखिरकार जो ये पूरा एरिया है, अब वर्तमान में हम पढ़ते हैं ना, तो यहां से लेके पढ़ते हैं मुरैना, और मुरैना से लेके बुरहानपुर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हमारी बता देते हैं, 605 किलोमीटर, है ना। और इस तरफ हम बताते हैं कि जो अलीराजपुर हमारा आता है, इस अलीराजपुर से लेके तो जो सिंगरौली तक है, वर्तमान में कितनी बता देते हैं, 870 किलोमीटर। लेकिन पहले हमारा क्या था कि यहां से लेके हमें कहां तक भी काउंट करना पड़ता था, इस एरिया को भी, और पहले हमारा यहां से लेके तो इस एरिया तक भी हमें क्या करना पड़ता था, काउंट करना पड़ता था। बात समझ में आई? तो हमने देखा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई, है ना, नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो हमारे कितनी बता देंगे, 996 किलोमीटर। कितनी? 996 किलोमीटर थी। वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में हम बात करें कि जैसे हमने छत्तीसगढ़ का विभाजन कर दिया, और वर्तमान में बात करूं कि वर्तमान में कितनी बता देंगे, 605। 605। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट पूछेगा कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करते हैं, कितनी बता देंगे, 1127 किलोमीटर। कितनी? 1127 किलोमीटर हमारी सीमा बता देते हैं, है ना। तो 1127 किलोमीटर सीमा हमारी है, वो भी कहां से कहां तक, पूर्व से पश्चिम, जिसमें ये क्षेत्र भी हमारा, जैसे ये क्षेत्र अलग होगा तो वर्तमान में कितनी बता देते हैं, वर्तमान में 870 किलोमीटर। वर्तमान में 870 है हमारा, नॉर्थ टू अपना ईस्ट टू वेस्ट की हमारी लेंथ पूरी। ठीक है, तो ये अलग अलग। अब आगे चलकर अपन क्या देखेंगे, इनका अक्षांश देशांतर भी देखेंगे, लॉन्गिट्यूड, अपना लेटीट्यूड, ये भी हम देखेंगे। लेकिन इस समय जो बना था, इस समय कहां से कहां तक था, और अब वर्तमान में कहां से कहां तक है ना। लेकिन पूछता नहीं है ना, एग्जाम में हमारा पूछता नहीं, इसलिए हम ज्यादा भी लोड नहीं लेंगे। वैसे भी बहुत सारा लोड है हमारे जीवन में, है ना, बहुत सारी तकलीफें, कहां कहां झेलेंगे अपन, फिर भी ओरली नॉर्मली बता देता हूं, है ना। अक्षांश की बात करते हैं। अक्षांश क्या होता है, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड लाइन की बात करते हैं हमारा, तो लेटीट्यूड लाइन हमारा चलता था यहां पर 18 डिग्री से लेके 26 डिग्री तक। अभी कितना चलता है, 21 डिग्री से लेके तो हमारा 26 तक चलता है वर्तमान में, ये उस समय चलता था। देशांतर की बात करो तो हमारा चलता था 72 से लेके तो कितनी, 82 तक। 72 से लेके कहां तक चलता था, 82 नहीं, ये चलता था हमारा 74 से 84 तक। कहां तक चलता था, 74 से 84 डिग्री तक हमारा चलता था। ऊपर में 26 डिग्री 30 मिनट ही हमारे बताएंगे, और यहाँ पर 74 डिग्री अपना 7 मिनट ही अपन बताते हैं, ये आगे पीछे हो जाता है। तो अक्षांश और देशांतर हमारा ये था। अभी वर्तमान में हम बात करें तो कितना बताते हैं, 21 डिग्री 6 मिनट से लेके तो अपना 26 डिग्री 30 मिनट तक चलता है हमारा अक्षांश देशांतर, है ना। 74 डिग्री 7 से लेके तो हमारा 82 डिग्री 48 मिनट तक हमारा चलता है, ये हमारा परिवर्तन। लेकिन उस समय जब मध्य प्रदेश बना था, इस समय मध्य प्रदेश की कंडीशन ये हुआ करती थी, है ना। ये मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था ना, उस समय होता था ये। ठीक है, बात समझ में आई, आ गई समझ में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का गठन हमने देखा। इसके बाद हमारा 43 जिले से हम कहां तक चलेंगे, आज के 55 जिले तक। कैसे पूछा, कैसे हमने स्टेट रीऑर्गेनाइज किया, कैसे हमारा बनाया, तो याद रखेंगे 44 3 44 6, है ना। 44 3 44 6 एरिया कितना बता देंगे, मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी बताएंगे, 996 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी बता देंगे, तो हम बता देंगे कितनी, 1127 हमारी बता दी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे याद रखने की जरूरत नहीं है। हम पीछे आए, पीछे आए तो हमने देखा 3 परिवर्तन हुआ। महाराष्ट्र को कितने जिले दे दिए, 8, कौन सी भाषा के, मराठी भाषा के। राजस्थान से कौन सा क्षेत्र लिया, सिरोंज, कहां पर शामिल कर दिया, मध्य प्रदेश के विदिशा में। तीसरा परिवर्तन कौन सा, कि जो भानपुरा तहसील का कौन सा, सोनेलप्रप्पा, किसको दे दिया, राजस्थान को। 3 परिवर्तन। मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस समय मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी हमारे 1 नवंबर को। जिले कितने थे, 43, संभाग कितने थे, 8। उस समय भारत की बात करूं तो स्टेट कितने और यूनियन टेरिटरी कितने थे, 6। प्रथम सीएम किसको बता देंगे, रविशंकर शुक्ल, और प्रथम गवर्नर किसको बता दिया, पट्टाभी सितार में।
और विधानसभा की बात करें अध्यक्ष किसको, कुंजीलाल दुबे, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या बता देंगे, हमारा न्यायाधीश, चीफ जस्टिस हम बता देंगे हाई कोर्ट के। ठीक है, आगे हम चले, और भी हमने क्या चीज देखी इसमें, तो भैया फजल अली समिति की बात करी। फजल अली समिति के 2 सदस्य कौन कौन से, तीर्थनाथ कुंजरू और कैम पाणीकर। आखिरकार राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना कब की गई, 29 दिसंबर 1953 में। किस समिति के रिकमेंड पर की गई, फजल अली समिति के रिकमेंड। इनका उद्देश्य क्या था कि भैया लिंग्विस्टिक बेस्ड या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। ठीक है, उसके पहले हमने थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर क्या देखी थी कि आखिरकार आंध्र प्रदेश में विद्रोह कैसे हुआ, दर आयोग बना, दर आयोग की जांच किसके समिति ने की, ये हमने थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देखा। ठीक है, अब देखेंगे हम 1956 की कंडीशन भी हमने देख ली, जैसे मैंने रूपरेखा बनाई थी यहाँ पर कि 1956, तो 1956 की कंडीशन भी हमने देख ली कि 1956 में क्या क्या कंडीशन हमारी बनी, क्या क्या परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ, कितने जिले थे। अब यहां से यहां तक पहुंचना है हमें, और यहां से यहां तक पहुंचने के बाद फिर हम यहाँ से यहाँ पर परिवर्तन मध्य प्रदेश में करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। इसके आगे का हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में।